बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीएस की, और जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने शुरू किया हुआ है मौर्यतर काल। मौर्यतर काल में ये जो देशी राजवंश सुंग, कण्व, सातवाहन, ये हम लोग समाप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ विदेशी राजवंशों में भी हमने यवन और पहलव को देख लिया है। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे शकों पर। तो ये शक जो थे ये मध्य एशिया के एक घुमक्कड़ निवासी थे। ठीक है, मतलब खानाबदोश जाति थी, इधर से उधर भटकते रहती थी। ठीक है, तो ये भटकते भटकते ये भारत में भी प्रवेश किए, और मौर्यों की जब बड़ी सत्ता विघटित हो गई थी या समाप्त हो गई थी, तो इन्होंने भी भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। शकों की जो है ये भारत में कई शाखाएं थी, जिनमें महत्वपूर्ण दो शाखाएं हैं। ठीक है, ये दो शाखाएं कौन कौन सी थी? तो इसमें एक शाखा जो है ये शकों की, इसे हम उत्तरी शाखा कहेंगे, जो उत्तर भारत के क्षेत्र में थी। ठीक है, और जो दूसरी शाखा थी, ये दूसरी शाखा को हम लोग कहेंगे पश्चिमी शाखा, जो पश्चिम भारत में और थोड़ी बहुत दक्षिण साइड में भी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी शाखा की बात कर लेते हैं। उत्तरी शाखा का विस्तार जो था ये तक्षशिला, यानी अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तक्षशिला से लेकर के और मथुरा वाले क्षेत्रों में था। ठीक है, अब उत्तरी शाखा में कोई विशेष इसका संस्थापक वगैरह नहीं मिलता है। तो उत्तरी शाखा के बारे में कहानी ऐसे मिलती है कि उत्तरी शाखा वाले जब भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किए, ठीक है, प्रवेश करने का तिथि था लगभग 57 ईस्वी पूर्व। तो एक स्थानीय राजा थे, भारत के एक लोकल राजा थे, जिन्होंने इन शकों को भारत से खदेड़ा। इस स्थानीय राजा ने ये जो शकों की उत्तरी शाखा थी इनको भारत से भगा दिया, और इसी खुशी में इसने, है ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? तो इन्होंने एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी समय से विक्रमादित्य जो है ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपाधि बन गई। भारतीय इतिहास में कुल शासक जो है ये 14 हुए हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। और इन 14 विक्रमादित्यों में सबसे महत्वपूर्ण विक्रमादित्य जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जो आगे हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेंगे। तो सबसे फेमस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहे या चंद्रगुप्त द्वितीय रहे, जिनकी उपाधि विक्रमादित्य थी। ये जो स्थानीय राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इन्होंने शकों को हराने के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक संवत भी चलाया, और इस संवत का नाम था विक्रम संवत। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रम संवत, तो विक्रम संवत चलाने वाले विक्रमादित्य है, और चलाया इन्होंने कब? तो 57 ईस्वी पूर्व में, यानी विक्रम संवत हो गया 57 ईस्वी पूर्व। इसी के साथ साथ एक और संवत याद रखिएगा, शक संवत, जो हमारे कल वाले क्लास में आएगा। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पर 78 ईस्वी में इसे चलाया, और इसे चलाने वाले जो शासक थे उन शासक का नाम था कनिष्क। कोई परेशानी नहीं। इसके अलावे एक और संवत याद रखिएगा, गुप्त संवत। ठीक है, ये 3 संवत आपको याद रखना है। गुप्त संवत, गुप्त संवत जो चलाया गया था ये 319-20 ईस्वी में चलाया गया था, और इसको चलाने वाले गुप्त वंश के शासक थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त 2 होंगे वहाँ, चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319-20 में गुप्त संवत। तो ये 3 संवत आपको याद रखने हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में एक स्थानीय राजा ने चलाया था जिनका नाम था विक्रमादित्य। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में चलाया था कनिष्क ने। और शक संवत के बारे में एक और याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त संवत शक संवत है। उसके बाद है गुप्त संवत, गुप्त संवत को 319-20 में चंद्रगुप्त ने चलाया था। ठीक है, इसके अलावा ये जो शक की उत्तरी शाखा थी इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे शकों की जो पश्चिमी शाखा है। शकों की जो पश्चिमी शाखा है, इस पश्चिमी शाखा का जो मूल क्षेत्र था, ठीक है,
ये था उज्जैन और नासिक, यानी आज के जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र हैं वो लगभग इनका क्षेत्र था उज्जैन तथा नासिक। ठीक है। उत्तरी शाखा का कहाँ था, तो उत्तरी शाखा का था तक्षशिला और मथुरा, और इनका है उज्जैन तथा नासिक। ठीक है। ये जो पश्चिमी शाखा है, ठीक है, ये पश्चिमी शाखा के अंतर्गत भी दो वंश हम लोगों को देखने हैं। ठीक है। पश्चिमी शाखा के अंदर दो वंश। ठीक है। एक वंश का नाम है छहरात वंश। क्या, तो एक वंश का नाम है छहरात वंश और दूसरे वंश का नाम है कर्दमक वंश। ठीक है। पहले छहरात वंश का शासन होता है। छहरात वंश शक्तिशाली होता है, इसका शासन पहले देखेंगे, फिर कर्दमक वंश इसके बाद में आएगा। ठीक है। तो ये जो छहरात वंश था, इस छहरात वंश का संस्थापक, ठीक है, इस छहरात वंश का संस्थापक याद रखिएगा, इसका नाम था भूमक। ठीक है। छहरात वंश के संस्थापक जो थे ये भूमक थे, और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रतापी शासक था, उस प्रतापी शासक का नाम था नाहपान। क्या नाम था, नाहपान। ठीक है। ये नाहपान जब शासन कर रहा था तो इसने एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था, और दक्षिण पर भी इसने अपनी दृष्टि डाली। तो आंध्र सातवाहन वंश, हम लोग इससे पहले पढ़े थे, ये आंध्र सातवाहन वंश, तो इस आंध्र सातवाहन वंश का एक राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। तो इस गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ में इसका युद्ध हुआ। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ इसका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में नाहपान पराजित होता है और नाहपान मारा जाता है। ठीक है। अब नाहपान के मरते ही ये जो शकों की दूसरी शाखा थी ये शक्तिशाली हो जाती है, और ये अपना स्वतंत्र राजवंश स्थापित कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ये जो शक हैं, पूरे शक ही हैं, ये हो ये हो ये हो, सब शक है। तो शक और ये कौन है, तो ये सातवाहन वंशी शासक हैं। ठीक है। शक और ये है सातवाहन। तो शक और सातवाहनों के बीच में अब जो होगा ये शत्रुता शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब छहरात वंश के अंत होने के बाद यहाँ कर्दमक वंश प्रभावी हो जाता है। ये कर्दमक जो वंश है, इस वंश के संस्थापक का नाम था चट्टन। ठीक है। इस वंश का संस्थापक था चट्टन, और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक होगा उसका नाम होगा रुद्रदामन। ठीक है। और ये जो कर्दमक वंश वाले शासक थे ये उपाधि धारण करते थे क्षत्रप या महाक्षत्रप की, है ना, किसकी, तो क्षत्रप या महाक्षत्रप की उपाधि धारण करते थे ये कर्दमक वंश वाले शासक। ठीक है। अब इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो होगा ये होगा रुद्रदामन। ठीक है। रुद्रदामन का जब भी नाम आता है तो एक अभिलेख का नाम आता है, और इस अभिलेख का नाम है गिरनार। ठीक है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। ठीक है। गिरनार जूनागढ़ या जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये कहाँ है, तो ये अभिलेख जो है ये गुजरात के जूनागढ़ या सौराष्ट्र प्रांत में है। ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख के बारे में याद रखिएगा कि ये संस्कृत भाषा का, ठीक है, ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख था। इस अभिलेख में रुद्रदामन के साथ साथ मौर्य वंशी शासक, ठीक है, गुप्त नहीं, मौर्य वंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य प्लस अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में रुद्रदामन ने लिखाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये जो गिरनार है, गिरनार में, गुजरात के गिरनार प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किस झील का निर्माण करवाया था, तो सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और निर्माण करने वाले जो थे इसका नाम था वैश्य पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था, यानी उस समय सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी अगर करवाएंगे, ठीक है, यूपी में किसी चीज का निर्माण करवाएंगे तो नरेंद्र मोदी खुद आके नहीं करवाएंगे, वहां किसे आदेश देंगे, तो वहां पर आदेश देंगे जो योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम है उनको आदेश देंगे। तो उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य भारत के शासक थे जिन्होंने गुजरात में जो है ये सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। लेकिन इसको निर्माण कराने ये खुद नहीं आए थे, जिस व्यक्ति को आदेश दिया था निर्माण कराने का वो वैश्य पुष्यगुप्त था। और वो कौन था, तो वो जूनागढ़ का उस समय गवर्नर था, ठीक है। तो ये कहानी हो गई।
अब इसमें लिखा हुआ है कि रुद्रदामन के शासनकाल के आते आते ये जो आपका सुदर्शन झील है ये टूट फूट गया था और इस सुदर्शन झील का मरम्मत इसी रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से, अपने प्राइवेट फंड से इस सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो इतनी बातें लिखी हुई है गिरनार अभिलेख में। ठीक, अब ये जो रुद्रदामन था और इधर गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनके बीच में क्या चल रही है, शत्रुता चल रही है। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र होगा, इसका नाम है वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसके बाद में ये राजा बनेगा। अब ये राजा बनेगा तो इसका और रुद्रदामन का युद्ध होगा और रुद्रदामन इसको 2 बार हरा देगा, 2 बार हरा देता है। तो गौतमीपुत्र के मन में ये डर होती है कि कहीं मेरे पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन मार ना दे, इसीलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी रुद्रदामन के साथ विवाह का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, विवाह का प्रस्ताव रखता है। रुद्रदामन की पुत्री और ये अपने पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बीच विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन पुलुमावी जो है ये 2 बार रुद्रदामन से हार गया था, इसीलिए ये विवाह से मना कर देता है। तो जब ये मना कर देता है तो इसका भाई एक होता है ना, जिसका नाम था शिवश्री सातकर्णी, शिवश्री सातकर्णी। तो ये शिवश्री सातकर्णी का विवाह किया जाता है बाद में इसी रुद्रदामन की पुत्री के साथ। ठीक है, तो इस तरह से शक और सातवाहन के जो संबंध शत्रुतापूर्ण थे वो संबंधी वाले में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में शिवश्री सातकर्णी के बाद एक राजा बनता है जिसका नाम है यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी। अब यज्ञ श्री सातकर्णी के समय ये रुद्रदामन की मृत्यु हो जाती है। तो जब रुद्रदामन की मृत्यु होती है तो रुद्रदामन के राज्य को ये शख्स यज्ञ श्री सातकर्णी जो है ये अपने राज्य में विलय कर लेते हैं। और जब विलय कर लेते हैं तो इस तरह से शकों का जो है ये भारत में सत्ता समाप्त हो जाती है और ये सातवाहनों का ही एक अंग बनकर रह जाता है। तो ये हो गया आपका शक। मैंने जो है ये बहुत शॉर्टकट में और बहुत आराम से आपको शकों को समझाया है ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं हो। इससे प्रश्न जो है ये भी कम ही आते हैं और जितने पॉइंट से लगभग प्रश्न आते हैं उन सभी पॉइंट को मैंने टच कर दिया है। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे और प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि परीक्षा में प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम लोग अंतिम जो बच रहा है इसमें कुषाण, इसको देख करके ये जो आपका मौर्योत्तर काल है इसे समाप्त करेंगे और गुप्त वंश को शुरू करेंगे। तो चलिए आज इतनी ही बातें करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।